फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग एक ट्रक में बैठकर शुगर मिल में काम करने जा रहे हैं। इनमें वाती दौड़कर ट्रक पर चढ़ती है और हेंद्रा उसकी मदद करता है। पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर हैं। उनके साथ डुई, फ्रैंकी, नानिंग, एंडा और फादिल भी हैं। ये सब एक ही गांव से हैं और वहाँ सीजनल वर्कर्स के तौर पर काम करने जा रहे हैं। मिल पहुँचने पर वर्कर्स के रहने के लिए लॉज अलॉट किया जाता है। एंडा, नानिंग और वाती को एक ही रूम मिलता है जहाँ रानी नाम की एक लड़की पहले से ही थी। तभी अचानक स्टीम सायरन बजता है। रानी बताती है कि स्टीम सायरन का मतलब है अब सोने का वक्त हो गया है। उधर फादिल अपने रूम में नमाज के लिए कपड़े बदल रहा था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। अचानक उसे एक औरत दिखाई देती है जो पल भर में गायब हो जाती है। फादिल बुरी तरह डर जाता है। रात में एंडा पानी लेने किचन जाती है। उसे छत से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो किसी को बाहर चलते हुए देखती है। अपना रूममेट समझकर वो उस शैडो का पीछा करती है और चलते चलते एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ वो दीवार के एक छेद से झांक कर देखती है। कुछ लोग कोई अजीब सा रिचुअल कर रहे हैं। अचानक सबकी नजर एंडा पर पड़ती है। वो डरकर भागने ही वाली थी कि उसके पीछे एक डीमन आ खड़ा होता है। इसके बाद सीन कट होकर अगले दिन पर चला जाता है। अगली सुबह इंचार्ज मार्नी सबको मिस्टर सामिन और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रानो और कार्नो से मिलवाती है। मार्नी वर्कर्स को मिलके रूल्स और रेगुलेशन समझाती है। वो एक सख्त कर्फ्यू के बारे में बताती है। शाम को ड्रम बजते ही येलो आवर शुरू होगा। तब सबको लॉज के आसपास ही रहना है और रात 9 बजे सायरन बजते ही रेड आवर शुरू होगा। तब लॉज से बाहर निकलना बिल्कुल मना है। ये सुनकर एंडा काफी घबरा जाती है क्योंकि वो अनजाने में ये नियम तोड़ चुकी थी और एक भयानक चीज देख भी चुकी थी। मार्नी बताती है कि 3 दिन बाद काम शुरू होगा और अभी फोरमैन सबको उनकी जिम्मेदारी समझा देगा। मार्नी एंडा को अपने ऑफिस में काम करने को कहती है। काम के बीच एंडा जमीन पर गिरे एक चिड़िया के बच्चे को उठाकर उसके घोंसले में रख देती है। ये देखकर जीना नाम की औरत उससे कहती है, अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है। दूसरी तरफ डुई अपने साथियों को बताता है कि उसने फ्रैंकी से सुना है इस फैक्ट्री में कभी भयानक आग लगी थी। फ्रैंकी भी सबको 7 साल पुरानी एक खौफनाक घटना के बारे में बताता है। वो कहता है कि तब एक वेयर हाउस में आग लगने से अंदर फंसे सारे सीजनल वर्कर्स मारे गए थे। वो लोग नशे की हालत में रात को बाहर निकले थे। तभी अचानक वेयर हाउस लॉक हो गया और एक बड़ा धमाका हुआ। वो मदद के लिए चिल्लाते रहे लेकिन सब जिंदा जलकर मर गए। इस ट्रेजेडी के बाद से ही फैक्ट्री में येलो और रेड आवर का सख्त नियम शुरू हुआ क्योंकि सुना है कि मरने वालों की आत्माएं आज भी रात में यहाँ घूमती हैं। ये कहानी सुनकर हेंद्रा बेचैनी में चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में काम करते वक्त एंडा को फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। अचानक वो अपने बगल में एक खून से लथपथ भयानक साए को उल्टा लटका हुआ देखती है जो पल भर में गायब हो जाता है। डर के मारे वो ऑफिस से बाहर भाग आती है। बाहर वो रानी को चलते हुए देखती है और उसका पीछा करती है। वो पूछती है कि क्या वो कल रात लॉज से बाहर गई थी। रानी अजीब तरह से पीछे मुड़ती है और अचानक घोस्ट बनकर एंडा की तरफ झपटती है। एंडा डरकर भागती है और उसे नानिंग और वाती मिल जाते हैं। तभी वहाँ असली रानी भी आ जाती है जिसे देखकर एंडा समझ जाती है कि वो पहले वाली रानी नहीं थी। सीन कट होता है। रात में सिक्योरिटी गार्ड्स फ्रैंकी और डुई को बताते हैं कि अच्छी सैलरी होने के बावजूद लोकल लोग घोस्ट के डर से यहाँ काम नहीं करते। तभी 9 बजने वाले होते हैं तो डुई और फ्रैंकी लॉज की तरफ दौड़ते हैं। सायरन बजने से ठीक पहले जल्दबाजी में डुई का जूता बाहर रह जाता है। वो शीशे में भूत का साया देखता है और तभी कोई इनविजिबल चीज उसका जूता उसकी तरफ फेंकती है। वो डर के मारे तुरंत अंदर घुस जाता है। उधर लड़कियों के लॉज में वाती अपने मंगेतर हेंद्रा पर शादी के खर्चों के प्रेशर को लेकर परेशान है और शादी टालने की सोचती है। इसके बाद नानिंग वॉशरूम जाती है तो अचानक लाइट चली जाती है। हमें उसके पीछे कई सारे जले हुए घोस्ट दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाती नमाज के बाद अपना हिजाब उतार रही होती है तो उसके पीछे भी एक स्पिरिट दिखाई देती है। अगले दिन काम के वक्त एंडा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर क्रेन स्टेशन जा रही होती है। रानी उसकी मदद करने आती है और कुछ फाइल्स ले लेती है लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एंडा नोटिस करती है कि रानी उसकी तरफ देखकर एक रहस्यमयी और क्रीपी स्माइल दे रही है। तभी उल्टी दिशा से गन्नों से भरी एक बोगी रानी की तरफ आ रही होती है। एंडा चिल्लाकर उसे हटने को कहती है लेकिन रानी उसी क्रीपी स्माइल के साथ वहीं खड़ी रहती है। बोगी रुक तो जाती है लेकिन उसमें लदे हुए गन्ने रानी के ऊपर गिर जाते हैं। रानी बुरी तरह घायल हो जाती है। इस घटना के बाद मार्नी एंडा को बहुत डांटती है क्योंकि एंडा ने अपना काम रानी को दिया था। मिस्टर सामिन मिल का काम रोकने की सलाह देते हैं लेकिन मार्नी काम रोकने को तैयार नहीं होती। नेक्स्ट सीन में जीना नारियल काट रही होती है। तभी लगातार 2 नारियल से काला लिक्विड और तीसरे से कीड़े और काला लिक्विड निकलता है। दरअसल ये स्पेल कास्ट किए हुए नारियल थे। ये देखकर जीना और सामिन समझ जाते हैं कि मिल में मौजूद स्पिरिट्स किसी वजह से गुस्से में हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिल में सच में स्पिरिट्स हैं और जीना और सामिन दरअसल शमन है जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन चालू रखने के लिए इन स्पिरिट्स के साथ कनेक्शन बनाए रखते हैं। जीना
सामिन से कहती है कि हालात काबू में करने के लिए उन्हें एक खास ऑफरिंग रिचुअल करना होगा। दूसरी तरफ एंडा फादिल को अपने मन का डर बताती है। वो मानती है कि यहाँ आने की पहली रात रेड आवर के दौरान वो चुपके से लॉज से बाहर निकली थी। उसने एक शैडो का पीछा किया और फैक्ट्री के अंदर जाकर एक वायांग यानी पपेट शो देखा था। एंडा को लगता है कि नियम तोड़ने की वजह से ही ये सब हादसे हो रहे हैं और वो रानी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। फादिल उसे दिलासा देता है और प्रेयर्स करने की सलाह देता है। सीन कट होता है। जीना और सामिन गुस्से में आए स्पिरिट्स को शांत करने के लिए एनिमल ऑफरिंग देकर एक रिचुअल पूरा करते हैं। इसके बाद रात में जब एंडा रूम में लौटती है तो अचानक रानी के रूम का दरवाजा खुल जाता है। अंदर रानी को पीट करके बैठे देख वो माफी मांगने जाती है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है और एंडा को आईने में रानी की जगह एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। अगले ही पल रानी एक क्रीपी स्माइल के साथ उसकी तरफ बढ़ती है और उसे हॉन्ट करती है। तभी नानिंग और वाती आकर उसे शांत करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि रानी को घर भेज दिया गया है। अगली सुबह जीना और सामिन निराश होकर देखते हैं कि स्पिरिट्स ने उनकी ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं की। मजबूर होकर वो गाय के कटे हुए सिर के साथ फिर से एक बड़ा रिचुअल करते हैं। रात में ड्यूटी के वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स को फैक्ट्री के कुएं से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई कुएं की बाल्टी ऊपर खींच रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। बाल्टी ऊपर आते ही वो डर कर भाग जाते हैं। फिर रात को सोते वक्त फादिल के ऊपर खून टपकने लगता है। फादिल आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने एक बिना सिर वाली औरत की बॉडी खड़ी है और पास ही उसका कटा हुआ सिर पड़ा है। अगली सुबह काम पर जाते वक्त फादिल देखता है कि जीना, सामिन और मारनी बहुत परेशान होकर कुएं की तरफ जा रहे हैं। वो भी क्यूरियोसिटी में उनका पीछा करता है। वो कुएं के अंदर झांकते हैं और चौंक जाते हैं। जीना मारनी से मिल का काम रोकने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मारनी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद फादिल कुएं में देखता है और उसे एक लाश दिखाई देती है। तभी सामिन फादिल के पीछे आकर खड़ा होता है। उसे समझ आ जाता है कि फादिल कोई आम इंसान नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। सामिन पूछता है कि यहाँ आने के बाद उसने क्या क्या देखा है। सीन कट होकर जीना और एंडा पर जाता है। जीना एंडा की छोटी उंगली दबाकर उससे सच जानना चाहती है। एंडा मान लेती है कि पहली रात किसी का पीछा करते हुए उसने फैक्ट्री के अंदर वायांग देखा था। उसे लगता है कि उसके नियम तोड़ने की वजह से ही रानी के साथ वो हादसा हुआ, लेकिन जीना कहती है कि एंडा के वो डांस देखने की वजह से ये सब नहीं हो रहा, बल्कि कोई और बड़ा पाप हुआ है जिसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता। तब फादिल अपने सपने के बारे में बताता है। उसने देखा था कि दो लोग चुपके से वेस्ट वेयर हाउस में घुस रहे थे। जीना तब सारी कड़ियां जोड़ती है। एंडा मेन बिल्डिंग वाले वेयर हाउस के पास थी और वो दोनों वेस्ट वेयर हाउस में थे। जीना बताती है कि वेस्ट वेयर हाउस वही जगह है जहां भीषण आग लगी थी और वहां जाना सख्त मना है, यानी उन दोनों ने ही नियम तोड़ा है और उन्हीं की वजह से स्पिरिट्स नाराज हैं। असल में क्या हुआ था ये जानने के लिए रात में जीना और सामिन एक खतरनाक रिचुअल शुरू करते हैं। जीना एक चाबुक सामिन के गले में लपेटकर जोर से खींचती है। थोड़ी देर बाद सामिन बेहोश हो जाता है और अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी। सामिन के शरीर में एक ताकतवर जिन आ जाता है और भारी आवाज में कहता है, इंसान और जिन इस जगह पर साथ रहते थे। हमने शांति से रहने की कसम खाई थी और जो इस कसम को तोड़ेगा उसे मरना होगा। इसके बाद जैसे ही जीना चाबुक जमीन पर मारती है, सामिन रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। इसके बाद पजेस्ट सामिन जंगली जानवर की तरह दौड़कर उस फॉरबिडन वेस्ट वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। जीना और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि सामिन एक स्टैच्यू के सामने घुटनों पर बैठा है। जीना सामिन को नॉर्मल हालत में वापस लाती है और तभी वो मिस्टीरियस स्टैच्यू गायब हो जाता है। जीना तब सबको सच बताती है। कॉलोनियल टाइम में इस फैक्ट्री में बहुत हादसे होते थे, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए जिनों की रानी महारातू के साथ एक समझौता किया गया था और इस गोदाम को पवित्र माना गया। लेकिन 7 साल पहले कुछ वर्कर्स ने वो नियम तोड़कर जिनों को गुस्सा दिला दिया था, इसीलिए वो भयानक आग लगी थी। सामिन बताता है कि इस बार सिर्फ नियम ही नहीं टूटा, बल्कि किसी ने महारातू के इनविजिबल सोने के गहने चुराए हैं जो आम लोगों को नहीं दिखता। चोर ने किसी तरह उसे देख लिया और अपना लालच नहीं रोक पाया। खतरा कितना बड़ा है ये तब पता चलता है जब अचानक इंचार्ज मारनी की नाक और आंखों से खून बहने लगता है। जीना तुरंत मारनी का एक्सोर्सिज्म करती है और फादिल से कहती है, तुम्हारे सपने में दिखे वो 2 लोग ही चोर हैं। अब तुम्हें पता लगाना होगा कि वो आखिर हैं कौन। सीन कट होकर नानिंग के रूम में जाता है। नानिंग देखती है कि कोई उसके रूम में कुछ ढूंढ रहा है जो पल भर में गायब हो जाता है। डर कर वो जल्दी जल्दी छुपाए हुए सोने के गहने बैग में भरती है। उन 2 चोरों में से एक नानिंग है। जब नानिंग भागने लगती है तो रूम का दरवाजा गायब हो जाता है। जले हुए घोस्ट्स उसे घेर लेते हैं और वो चिल्ला पड़ती है। तभी हेंद्रा वहाँ आता है। हमें पता चलता है कि फॉरबिडन वेयर हाउस में घुसने वाले वो 2 लोग हेंद्रा और नानिंग ही थे और हेंद्रा के मना करने के बावजूद लालच में आकर नानिंग ने ही गहने चुराए थे। हेंद्रा
हेंद्रा उससे कहता है कि किसी को पता चलने से पहले ये गहने वापस लौटाने होंगे। गहने लौटाने के लिए जब वो छुपकर निकलते हैं तो जले हुए भूत उनका रास्ता रोक लेते हैं। अचानक नानिंग देखती है कि हेंद्रा की गर्दन उल्टी घूम गई है और वो उसे दोषी ठहरा रहा है। नानिंग डर कर चिल्लाती है, तब पता चलता है कि वो उसका हेलुसिनेशन था। असली हेंद्रा उसे शांत करता है और हाथ से गिरे हुए गहने उठाकर ले जाता है। इधर एंडा और फादिल लॉज के बाहर एक सोने का कंगन पड़ा हुआ देखते हैं। नानिंग और हेंद्रा भी नहीं मिल रहे थे। इससे वो कंफर्म हो जाते हैं कि इस मुसीबत की जड़ नानिंग और हेंद्रा ही है। फादिल तब डुई, फ्रैंकी और वाती को सब सच बता देता है कि पवित्र गहने चोरी होने की वजह से ही सबकी ये हालत है। वाती ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसका मंगेतर हेंद्रा चोर हो सकता है। खैर, फादिल टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत काम बांट देता है। डुई और फ्रैंकी को गार्ड से मदद लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। एंडा और वाती को वो मिला हुआ कंगन लेकर जीना के पास जाने को कहता है। वहीं फादिल खुद लॉज में नानिंग और हेंद्रा को ढूंढने निकल पड़ता है। नानिंग और हेंद्रा को ढूंढते वक्त फादिल को एक बुरी तरह डरा हुआ आदमी मिलता है। वो कहता है कि उसका दोस्त लॉज के एक रूम में फंसा हुआ है। फादिल मदद के लिए वहां जाता है तो अलमारी के अंदर से रोने की आवाज आती है। अलमारी खोलते ही वो देखता है कि अंदर वही आदमी है जिसने उसे मदद के लिए बुलाया था। अचानक एक विशाल जिन फादिल का गला दबाकर उसे हवा में टांग देता है। वो डरा हुआ आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स उसे खींचकर वापस अंदर ले आती है। जिन फादिल को मारने ही वाला होता है कि फादिल पूरे दिल से दुआ पढ़ने लगता है। दुआ के असर से जिन गायब हो जाता है और फादिल छूट जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि वो आदमी बुरी तरह घायल पड़ा है। दूसरी तरफ फ्रैंकी और डुई एक सुनसान रास्ते पर एक साइकिल वाले को देखते हैं। साइकिल अजीब तरीके से उनके पीछे आकर रुकती है। क्यूरियस होकर वो पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस सवार का चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ और भयानक है। डर के मारे वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इधर वाती मानने को तैयार नहीं होती कि हेंद्रा चोर हो सकता है। बात करते वक्त एंडा नोटिस करती है कि वाती के ठीक पीछे हवा में लटकती हुई एक आत्मा खड़ी है। एंडा समझदारी से वाती को पीछे मुड़ने नहीं देती और उसे खींचकर वहाँ से हटा ले जाती है। फादिल जब दोबारा आगे बढ़ता है तो उसे अपने चारों तरफ ढेर सारे जले हुए भूत दिखाई देने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही डुई और फ्रैंकी से उसकी टक्कर हो जाती है। जब पता चलता है कि उन्हें नानिंग और हेंद्रा नहीं मिले तो फादिल उन सबको लेकर वेस्ट वेयरहाउस की तरफ निकल पड़ता है। ठीक तभी खतरे का सायरन बजने लगता है। नानिंग और हेंद्रा गहने लौटाने गोदाम की तरफ जाते हैं तो गार्ड उन्हें रेड आवर की याद दिलाता है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वो चोरी का सामान लौटाने आए हैं तो वो उन्हें जाने देता है। वो जीना को गहने सौंप देते हैं, लेकिन जीना बताती है कि कुछ गहने अभी भी कम हैं। ठीक उसी वक्त एंडा वो मिला हुआ सोने का कंगन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। जीना और सामिन उनसे पूछते हैं, जो गहने आम इंसानों को दिखाई नहीं देते वो उन्हें कैसे दिखे। आखिरकार नानिंग सच उगल देती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि फैक्ट्री में आने की पहली ही रात वो दोनों चुपके से इस गोदाम में घुस गए थे और वहीं फिजिकल हो गए थे। उनके इस पाप के दौरान ढेरों जले हुए भूत उन्हें घूर रहे थे। इसके बाद नानिंग ने वो सुपरनैचुरल बैरियर तोड़ दिया और उसे सोने के गहनों से भरा बॉक्स दिखाई दे गया। हेंद्रा के मना करने के बावजूद लालच में आकर नानिंग ने वो गहने चुरा लिए। उनके इसी पाप और लालच ने ये बड़ी मुसीबत बुलाई है। प्रेजेंट में वापस आते हैं तो देखते हैं कि वाती अपने मंगेतर हेंद्रा और सहेली नानिंग पर बुरी तरह भड़की हुई है। वाती को यकीन ही नहीं हो रहा कि हेंद्रा ने उसे धोखा दिया और नानिंग के साथ रिलेशन में था। जीना समझाती है कि इस पवित्र और मनाही वाली जगह पर इतना बड़ा पाप करने की वजह से ही उनकी आंखों से पर्दा हट गया था और वो महारातू के इनविजिबल सोने के गहने देख पाए थे। फादिल कहता है, एडल्ट्री शैतान का सबसे पसंदीदा पाप है क्योंकि ये बाकी बड़े पापों के दरवाजे खोल देता है। एंडा को अब समझ आता है कि वो बेवजह खुद को दोषी मान रही थी, जबकि इन सब हादसों की असली जड़ नानिंग और हेंद्रा का वो छुपा हुआ पाप था। दुख और गुस्से में वाती वहाँ से भाग जाती है और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और वाती हवा में तैरने लगती है। वो तैरते हुए एक बिल्डिंग की छत पर पहुँचती है और एक भयानक पैशाचिक हंसी हंसने लगती है। वाती के अंदर अब खुद महारातू आ चुकी है। वो किसी अनजान भाषा में बात करने लगती है। तभी देखते हैं कि मिल के सारे वर्कर्स पर जिन्हों का साया पड़ जाता है। वो पागलों की तरह भागते हुए आते हैं और जलता हुआ कोयला और टूटा हुआ कांच चबाने लगते हैं। वाती छत से जीना के ऊपर कूदती है, लेकिन जीना उसे हवा में ही रोक देती है। नीचे आते ही वाती बेहोश हो जाती है, मगर जैसे ही जीना पास जाती है वो आंखें खोलकर जीना का गला पकड़ लेती है। ठीक उसी वक्त एंडा भी पजेस्ट हो जाती है। वो शांत होकर बैठ जाती है और कोई काल्पनिक वाद्य यंत्र बजाने का नाटक करने लगती है। दीवार पर वायांग की कहानी उभरने लगती है। एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है। सालों पहले ये एक पवित्र जंगल था जहाँ जानवर मरने के लिए आते थे और इंसान सिर्फ उनका नाम रखते थे, लेकिन लालची इंसानों ने पेड़ पौधे काटकर सब बर्बाद कर दिया। इसलिए अब पूर्वजों को दोष मत देना अगर वो इंसानों के खून की बलि मांगे। एंडा पास्ट में चली जाती है और अपनी आंखों से देखती है एक दूल्हा और दुल्हन को
जिंदा दफनाकर उनकी बलि दी जा रही है। इसके बाद प्रेजेंट में लौटते ही एंडा और वाती बेहोश हो जाते हैं और बाकी कर्मचारी भी नॉर्मल हो जाते हैं। सामिन और जीना समझ जाते हैं कि नानिंग और हेंद्रा के पाप का फायदा उठाकर जिन्न फिर से नरबली मांग रहे हैं। जीना कहती है कि सबको बचाने के लिए जिन्हों की मांग माननी पड़ेगी और वो बलि होगी नानिंग और हेंद्रा की, क्योंकि आत्माओं ने उन्हें ही दूल्हा और दुल्हन के रूप में चुना है। नानिंग जान बचाने के लिए रोते हुए माफी मांगती है। एंडा कहती है इस तरह इंसानों को मारना सही नहीं है, लेकिन जीना उसे याद दिलाती है कि एंडा ने खुद पास्ट में शुगरकेन वेडिंग रिचुअल में नरबली होते देखी है। जीना बताती है कि जब से ये मिल बनी है, हर सीजन में गन्ना पिराई शुरू करने से पहले ये रिचुअल किया जाता है। पहले इंसानों की बलि दी जाती थी, बाद में उसे बदलकर जानवरों की बलि से आत्माओं को शांत रखा जाने लगा। लेकिन इस बार चूंकि नानिंग और हेंद्रा ने महापाप करके आत्माओं को गुस्सा दिला दिया है, तो वो अब जानवरों से खुश नहीं है। उन्हें पुराने नियम के मुताबिक इंसानों का ही खून चाहिए। आखिरकार जबरदस्ती नानिंग और हेंद्रा को पकड़कर मार्नी के पास ले जाया जाता है, ताकि उन्हें दूल्हा और दुल्हन की तरह सजाकर उस भयानक बलि के लिए तैयार किया जा सके। इसके बाद शुरू होता है एक खौफनाक रिचुअल। जीना को महारातू पजेस कर लेती है। वो पागलों की तरह हंसते हुए जलते कोयलों पर नाचने लगती है। सामिन एक घोड़े का गला काटकर उसका खून जीना के चेहरे पर लगा देता है। फिर नानिंग और हेंद्रा को पालकी में लाकर गड्ढे में फेंक दिया जाता है और जिंदा दफना दिया जाता है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सामिन और जीना दरअसल स्पिरिट्स को बेवकूफ बनाना चाहते थे। उन्होंने नानिंग और हेंद्रा के खून से सने 2 पुतले बनाकर उस गड्ढे में फेंके थे और असली नानिंग और हेंद्रा को मार्नी के घर एक नमक के घेरे के अंदर छिपाया था, ताकि स्पिरिट्स उन्हें छू न सकें। लेकिन इंसानों की चालाकी जिन्हों की ताकत के आगे हार जाती है। मार्नी के घर एक इनविजिबल फोर्स घुसती है और वो नमक का सुरक्षा घेरा तोड़ देती है। पल भर में रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। फादिल, एंडा और बाकी लोग अंदर घुसकर देखते हैं। असली नानिंग और हेंद्रा गायब हैं और वहाँ वो खून वाले पुतले पड़े हैं। मतलब आत्माएं असली इंसानों को उठा ले गईं। सब दौड़कर उस बलि वाली जगह जाते हैं और खुदाई शुरू करते हैं। उधर रिचुअल फेल होने की वजह से जीना और सामिन दर्द में तड़पते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। जीना पर फिर से महारातू आ जाती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है, इंसानों की चालाकी महारातू को बेवकूफ नहीं बना सकती। मिट्टी खोदकर नानिंग और हेंद्रा को निकाला तो जाता है, लेकिन तब तक दम घुटने से वो मर चुके थे। अपने दोस्तों की लाश देखकर सब रो पड़ते हैं। सामिन और जीना उन्हें न बचा पाने के लिए माफी मांगते हैं। जीना कहती है, अच्छे काम का जैसे इनाम है, वैसे ही पाप की सजा भी है। सारे दुखी वर्कर्स ट्रक में बैठकर घर के लिए निकलते हैं। जब सब थकान से सो जाते हैं तो अचानक फादिल की नींद खुलती है। वो एंडा की तरफ देखता है तो उसके पीछे एक स्पिरिट दिखाई देती है, जिसका मतलब है खतरा टला नहीं है। वो कर्स उनके साथ ही जा रहा है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में जीना और सामिन डर जाते हैं जब देखते हैं कि आत्माएं अब उनकी एनिमल ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं कर रही। अचानक गोदाम का दरवाजा जोर से बंद होता है और एक विशाल जिन उन पर हमला करने के लिए बढ़ता है और यहीं मूवी खत्म हो जाती है।